CVS Pharmacology यूट्यूब कमाने के बाद 40-year-old male has been diagnosed patient of CCF chronic cardiac failure। इनोमिनेटर है वो ड्रग जो हार्ट फेलियर के अंदर यूज होते हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट उस पेशेंट की करनी है। इस तरह का ड्रग है वो हमारे पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक जो कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी फोर्स वगैरह को बढ़ाएंगे। इनके अंदर आते हैं स्लो एक्टिंग कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, डिजॉक्सिन, डिजिटेलस, डिजिटॉक्सिन और लेनेटोसाइड्स। इसके अलावा हमारे पास प्रॉम्प्टली एक्टिंग यानी थोड़ी तेजी से एक्ट करने वाले बीटा एगोनिस्ट, डोब्यूटामाइन, डोपामाइन और फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, इनामिरॉन, मिलिरिनॉन। तो डायलेटर्स के अंदर भी हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर आते हैं, इनामिरॉन, मिलिरिनॉन, नाइट्रोप्रोसाइड्स आते हैं, नाइट्रेट्स आते हैं, हाइड्रोलासिन आते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायलेटर के अंदर लूप डायोरेटिक्स, एस इनहिबिटर, नेज़ारिटाइड्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिसलेनियस ड्रग ग्रुप के अंदर लूप डायोरेटिक, एस इनहिबिटर, नेज़ारिटाइड आता है और बीटा ब्लॉकर, स्पाइरोनोलैक्टोन और थायराइड आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, स्पाइरोनोलैक्टोन एक अलग डायोरेटिक है, थायराइड अलग डायोरेटिक है। फेलियर के लिए जो ड्रग्स यूज होंगी उनके अंदर हमारे पास एक ग्रुप है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस वाले ग्रुप आ जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर, नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोग्लिसरीन। इसके अलावा एनो रिलीजर एक्यूट के अंदर ये आएंगे और क्रॉनिक के अंदर नाइट्रेट और हाइड्रोलाजिन, ये ग्रुप्स आएंगे। इसके अलावा हमारे पास मिसलेनियस ड्रग ग्रुप आता है, इसके अंदर लूप डायोरेटिक्स, थायराइड डायोरेटिक्स, उसके अलावा एस इनहिबिटर्स, एआरबीस, उसके अलावा नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, नेज़ारिटाइड्स, बीटा ब्लॉकर और पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स, स्पाइरोनोलैक्टोन, एपिलेरिनॉन, ये सारे हमारे पास मिसलेनियस ड्रग ग्रुप फॉर क्रॉनिक हार्ट फेलियर। और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास कार्डियोग्लाइकोसाइड लाइक डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, बीटा एगोनिस्ट, डोब्यूटामाइन और डोपामाइन और फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर या बिप्रिडीन्स, मिलिरिनॉन, थियोफाइलिन। ये बिप्रिडीन्स वगैरह एक्यूट के लिए हैं और एक्यूट के लिए हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स, नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोग्लिसरीन और डोब्यूटामाइन, डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास चार ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं, ग्रुप 1 2 3 4। ग्रुप 1 2 3 4 कैसे हैं? सेव्ड बाय फार्माकोलॉजी, सोडियम ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ग्रुप 5 है मिसलेनियस है। सोडियम ब्लॉकर के अंदर 1A आते हैं, 1B आती है, 1C आती है। 1A के अंदर प्रोकेनामाइड, क्यूनिडीन, डाइज़ोपैरामाइड, 1B के अंदर लाइडोकेन, निक्सिलेटिव और 1C के अंदर फ्लिकनाइड। इनको हमने ग्रुप्स के अंदर मजीद इसलिए डिवाइड किया क्योंकि कुछ जो है वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते हैं, कुछ एक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट करते हैं, कुछ का इफेक्ट नहीं होता एक्शन पोटेंशियल, इसलिए मजीद ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। बीटा ब्लॉकर के अंदर मेटोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, प्रोपेनोलॉल। इसके अलावा ग्रुप 3 के अंदर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर अमीडारोन। अमीडारोन जो है ये वो ड्रग है जो 1 2 3 4 चारों के मैकेनिज्म से एक्ट करती है, लेकिन 3 के अंदर क्लासिफाइड है। डोफेलिटाइड, सोटालोल, इब्यूलिटाइड। ग्रुप 4 के अंदर ब्रैपमिल और दिलकाजम, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं जो कि नॉन डायहाइड्रोपेरिडीन हैं, मेनली मेनली एक्ट करते हैं हार्ट पे। ग्रुप 5 के अंदर एडिनोसिन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स जो यूज होते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर वो हैं नाइट्रोप्रोसाइड, फिनाइल्डोपाम और डाइज़ोक्साइड। नाइट्रोप्रोसाइड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है, वेजोडाइलेटर को अफेक्ट करती है, फिनाइल्डोपाम D1 एगोनिस्ट को अफेक्ट करती है और डाइज़ोक्साइड जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। उसके बाद व्हाट इज कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लाइसिनोप्रिल, ये सारे जो प्रिल्स हैं ये एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने क्या करना है? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बना, एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 बना, 1 से 2 के अंदर कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए एस। एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको इनहिबिट करेंगे तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो किडनीज जो है वो हमारे पास हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगी। किडनीज जो है वो रेनिन रिलीज करेंगी, रेनिन एल्डोस्टेरोन रिलीज करेंगी, इससे हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, वेसोडाइलेशन होगी तो हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट होगी। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम को कंजर्व करता है, सोडियम जब रिलीज होगा तो वाटर भी रिलीज होगा, बॉडी से ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हाइपरटेंशन डिक्रीज हो जाएगी। ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 जिससे हमारे पास 81 रिसेप्टर्स जो हैं उसकी स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन कम हो जाएगी, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन रिलीव होगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी प्रिवेंट होगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रिवेंट होगा। लेकिन ये कंट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में। एस इनहिबिटर्स, एआरबीस, ये सारे जो है ड्राई कफ कॉज कराते हैं और ये कफ की वजह से सिर्फ इसका कफ मेन साइड इफेक्ट है, इससे हम ये दवाई बंद कर देते हैं, हाइपरकैलेमिया, यूट्रिनल फेलियर, एंजियोडेमा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल बेसिस इन मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग डोपामाइन इन हाइपोवोलेमिक शॉक। डोपामाइन हमने हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्यों देंगे? डोपामाइन कैपिटल प्रिकर्सर है एपिनेफ्रिन का और इसके अल्फा बीटा रिसेप्टर्स भी हैं और इसके अलावा डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं। हाई डोजेस पे हमारे पास बीटा रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, सबसे हाई डोजेस पे अल्फा पे काम करता है, मॉडरेट के ऊपर बीटा पे काम करता है, लो डोजेस पे हमारे पास डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है। हाई डोजेस पे इसके एक्शन है वो सिमिलर टू नॉरएपिनेफ्रिन होंगे, लो डोजेस के ऊपर इसके जो डिफरेंशियल है वो कार्डियक स्टिमुलेशन कराएंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे विदाउट इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड, जैसा कि हो रही होती है इन द कार्डियक जो फेलियर वगैरह का जो सीन होता है उसके अंदर। 1 से 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम के ऊपर ये डोपामिन रिसेप्टर पे काम करेगा, इसके अंदर रीनल और स्प्लैंक्निक मेसेंटेरिक ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट होंगी। 2 से 10 माइक्रोग्राम के ऊपर ये बीटा इफेक्ट देगा, बीटा इफेक्ट हार्ट आएंगे, हार्ट का रेट जो है वो इंक्रीज करेगा विदाउट ऑक्सीजन आउटपुट के इंक्रीज में। और 10 से 20 माइक्रोग्राम पे अल्फा को स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से हमारे पास पेरिफेरल इफेक्ट्स आएंगे, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, बीपी इंक्रीज करेगा। और 20 से 40 के ऊपर अल्फा इफेक्ट जो है रिवर्स हो जाएंगे और डायलेशन हो जाएगी, रीनल और मेसेंटेरिक वेसल की डिक्रीज स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60-year-old man is on captopril for the treatment of heart failure, यानी कि ACE inhibitor यूज कर रहा है। राइट डाउन द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इट्स यूज, राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ड्रग। ACE inhibitor है जो कि कैप्टोप्रिल एक ACE inhibitor है जिससे हमारे पास किडनी से रेनिन रिलीज और एंजियोटेंसिन रिलीज ये कम हो जाएगा। कैप्टोप्रिल है वो ACE जो एंजाइम है जो कि लंग से रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को लंग से डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज होगा, एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज होगा तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटपुट डिक्रीज होगा, वेसोडाइलेशन होगी, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा तो रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर डिक्रीज होगी। इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन का लेवल रिलीज इंक्रीज होगा जिसकी वजह से प्रीलोड और आफ्टरलोड डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लिनिकल यूजेस हमारे पास कैप्टोप्रिल के हैं इन द माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन डिजीज के अंदर हमारे कैप्टोप्रिल यूज की जाएगी। एडवर्स इफेक्ट कैप्टोप्रिल के हमारे पास क्या हैं? इसके एडवर्स इफेक्ट्स प्रोटीन यूरिया, एंजियोडेमा, ड्राई कफ, हाइपोटेनिया, हाइपरटेंशन। कफ इसका मेन साइड इफेक्ट है जो कि एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। ड्राई कफ, एस इनहिबिटर, एआरबीस, ये जो एंजियोटेंसिन से रिलेटेड ड्रग्स हैं उनके लिए कफ जो है वो साइड इफेक्ट है और वो सारी जो है प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। प्रोटीन यूरिया, एंजियोडेमा, ड्राई कफ, हाइपोटेनिया, हाइपरटेंशन। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, कौन सी ड्रग? हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोलाजिन का मेन साइड इफेक्ट है SLE, लूपस एरिथेमेटस, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, सॉल्ट वाटर रिटेंशन। फिनाइल्डोपाम, फिनाइल्डोपाम जो है वो पैरेंटल दी जाती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के लिए, इसका हमारे पास ज्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी, टैकिकार्डिया, एंजाइना वगैरह हो सकता है इसके जरिए। इसके अलावा हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से एक्सेसिव हाइपरटेंशन हो सकती है, साइनाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये भी पैरेंटल है और ये भी यूज होती है इन द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। मिनॉक्सिडिल ओरल है और आई थिंक सो कि पोटेशियम या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है।
इसलिए हर्सिडिज्म होती है और ये मेनली जो बार्डनेस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है मिनोक्सिडिल। हर्सिडिज्म टैकीकार्डिया शॉर्ट वाटर रिटेंशन। क्वानिथिडीन जो है वो रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट करती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनैले फॉर द क्लिनिकल यूज ऑफ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा का यूज कैसे है? मिथाइल डोपा जो है वो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन करेगा जिसकी वजह से मिथाइल डोपा जो है मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा। इसकी वजह से हमारे पास सिम्पैथेटिक आउटफ्लो सीएनएस से जो है वो कम हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, हार्ट रेट कम होगा तो बीपी कम होगा। अल्फा 2 एगोनिस्ट है, मिथाइल डोपा से मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा, सिम्पैथेटिक कम हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से एंड रिजल्ट आएगा बीपी कम होगा। मिथाइल डोपा बीपी के लिए ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर यूजफुल होती है। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन। मिथाइल डोपा जो है वो हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट दोनों तरह के हाइपरटेंशन के अंदर यूज होता है, दोनों ड्रग्स। हाइपरटेंशन विद रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर यूज होता है मिथाइल डोपा, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मिथाइल डोपा, और ओपिएट विड्रॉल के अंदर क्लोनिडीन। क्लोनिडीन की थेरेपी के साथ क्या मसला होता है? अगर क्लोनिडीन हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट ले दे रहे हैं और सडन विड्रॉल, सडन डिसकंटिन्यूएशन की है तो रिबाउंड हाइपरटेंशन होती है। इस रिबाउंड हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए अल्फा ब्लॉकर दिया जाता है फेंटोलामीन। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन, यानी ये पूरा क्वेश्चन जो थे वो मिथाइल डोपा क्लोनिडीन के ऊपर थे। मिथाइल डोपा जो है और क्लोनिडीन इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? ड्राउजीनेस, पोस्टरल हाइपोटेंशन, क्योंकि अभी हाइपरटेंशन की ड्रग है, ज्यादा हो जाएंगे तो हाइपोटेंशन हो सकती है, सेडेशन होगी, वर्टाइगो चक्कर आएंगे, इम्यूनोटॉक्सिसिटी होगी। कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। कूम्स टेस्ट पॉजिटिव क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो एक वायर टाइप बनाएंगे, कूम्स साइंटिस्ट का नाम था जिसने टेस्ट किया था, वो वायर अगर रेड ब्लड सेल की बनेगी तो वो हमारे पास है कूम टेस्ट पॉजिटिव, ये मिथाइल डोपा के लिए। मेंटल डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेशन और स्वेयर रिबाउंड हाइपरटेंशन, ये मैंने बताया कि क्लोनिडीन थेरेपी के साथ एसोसिएटेड है। रोल ऑफ प्राजोसिन इन बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। प्राजोसिन जो है, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टराजोसिन ये सारे जो है अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है, अल्फा 1 ब्लॉकर। इससे हमारे पास स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है तो हमारे पास यूरिनरी स्फिंक्टर की टोन और प्रोस्टेट के मसल्स की टोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। वो टोन डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से जो है बीपी डिक्रीज होता है। ये तो बीपी के अंदर रोल हो गया ना, टोन डिक्रीज होगी तो बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो है वो ट्रीट होगा, जिसके अंदर हमारे पास प्रोस्टेट का हाइपरप्लेसिया है, वो मसल्स जो है रिलैक्स होंगे और यूरिनरी जो है इनकॉन्टिनेंस वो खत्म हो जाएगी। व्हाट इज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्राजोसिन? प्राजोसिन से जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। अब स्फिंक्टर्स जब लूज होंगे, मसल जो है वो रिलैक्स रहेंगे तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। यूरिनरी रिटेंशन जो है वो रिवील होगी बाय यूजिंग प्राजोसिन, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी अगर ज्यादा यूज करेंगे तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन और सिंकोपी। थेरेप्यूटिक यूजेस प्राजोसिन की कहां है? माइल्ड हाइपरटेंशन में और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में। इनहिबिट सम एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स के अंदर हमारे पास एक हो गया कैप्टोप्रिल, और सारी प्रिल्स हैं, कौन कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल, रामीप्रिल, ये सारी प्रिल्स जो है यूज होते हैं एस इनहिबिटर्स जो है। थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर ये सारी प्रिल्स क्या कर रही हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर रही है जिसकी वजह से हमारे पास सॉल्ट और वाटर रिटेंशन और ब्लड टाइम इंक्रीज कर रहा है, और एंजियोटेंसिन भी 2 भी नहीं बन रहा जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर यूज होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर एस इनहिबिटर जो है वो डिमिनिश करते हैं प्रोटीन यूरिया को और स्टेबलाइज करते हैं रीनल फंक्शन को, इससे रीनल ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, और इफरेंट का जो है इफरेंट आर्टरियोल का प्रेशर डिक्रीज होता है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर डिक्रीज होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर डिक्रीज होता है, इफरेंट आर्टरियोल का प्रेशर डिक्रीज होता है, रीनल ब्लड फ्लो जो है इंप्रूव होता है। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर हमारे पास एस इनहिबिटर कैसे यूज होते हैं? ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देते जिसकी वजह से हमारे पास मॉडलिंग रीमॉडलिंग वगैरह जो है वो इंड्यूस नहीं होती। प्रिवेंट एंजियोटेंसिन 2 इंड्यूस कार्डिक रीमॉडलिंग नहीं होती, एंजियोटेंसिन 2 की स्टोर होती है। बेटर प्रिजर्वेशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन की, बाय प्रिवेंटिंग पोस्ट मायोकार्डियल रीमॉडलिंग। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है कार्डिक रीमॉडलिंग की वजह से, ना होने की वजह से। इंग्लिश द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लूप डाययूरेटिक। मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक लूप डाययूरेटिक एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? हाइपोकैलेमिया हो सकता है। लूप डाययूरेटिक देंगे तो पोटेशियम का लॉस होगा, लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन अगर हम देंगे तो वो पोटेशियम स्पेयरिंग है। लूप डाययूरेटिक के अंदर आती है, लूप डाययूरेटिक्स के अंदर आती है फ्यूरोसामाइड, विमिटोनाइड, ये वाली ड्रग्स, और लूप के अंदर हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड वाला चैनल होता है। उसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम लॉस होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, अल्कलॉस होगा, हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीशियम होगा, क्योंकि इनकी वजह से है वो लूप डाययूरेटिक मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास ये वाला आयन ट्रांसपोर्टर आता है, इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, पोटेशियम जो है कंजर्व, ये वाला ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होगा, पोटेशियम लॉस होगा यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल बन रहा था, मैग्नीशियम और क्लोराइड, कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब हो रहा था, तो ना पोटेशियम एब्जॉर्ब हो रहा है ना मैग्नीशियम कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोमैग्नीशियमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर यूज ऑफ मैनिटोल इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा। मैनिटोल जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट है, पानी को अपने साथ ले जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास वेटस वॉल्यूम रिड्यूस होगा, इसकी वजह से हमारे पास इंट्राऑकुलर प्रेशर रिड्यूस होगा, ग्लाइकोमा के अंदर यूज होता है। और डिक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर की वजह से हमारे पास आइरिस का इस्कीमिया रिवर्स होगा, आइरिस को जो ब्लड सप्लाई कम हो रही थी वो रिवर्स होगी, जिसकी वजह से पाइलोकार्पिन और आइरिस का इस्कीमिया रिवर्स होगा, पाइलोकार्पिन और दूसरी ड्रग्स का रिस्पांस जो इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक एजेंट है मैनिटोल, ये हमारे पास बॉडी से डायूरेसिस कराएगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, और टोटल बॉडी से फ्लूइड की रिडक्शन कराएगा। 44% लोगों के अंदर, पेशेंट्स के अंदर ऑस्मोटिक एजेंट है वो डिक्रीज करेगा इंट्राऑकुलर प्रेशर को, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा को ट्रीट करेगा। नहीं सम ऑस्मोटिक डायूरेटिक व्हाट इज रैशनल फॉर द यूज इन इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्युपाइंग रीजन। ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर आ जाते हैं मैनिटोल, यूरिया, ग्लिसरॉल, और मोस्ट क्लिनिकली जो है वो मैनिटोल यूज होता है। रैशनल सेम एज ग्लाइकोमा ही है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर के अंदर हमारे पास, और सेरेब्रल एडिमा के अंदर इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्युपाइंग रीजन के अंदर हमारे पास होता है क्या? इंट्राक्रैनियल प्रेशर और सेरेब्रल एडिमा होता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है वो पूरली एंटर करता है टिश्यू कंपार्टमेंट में, और उसकी प्रेजेंस के अंदर हमारे पास इंक्रीज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इन वेस्कुलर कंपार्टमेंट। जब वेस्कुलर कंपार्टमेंट में इंक्रीज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो प्लाज्मा से जो है वाटर बाहर निकल जाता है। बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा दिस इज एक्सट्रैक्ट वाटर आउट ऑफ ब्रेन, ब्रेन से जो है वो पानी प्लाज्मा की तरफ जाएगा। फिर क्या होगा? इससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर रिड्यूस होगा, सेरेब्रल एडिमा रिलीज होगा, और इस पर्पस को हम यूज कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर न्यूरोसर्जरी। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर वर्ैपिमिल, दिल्टियाज़म, निफाडापिन, अमलोडापिन आते हैं। इनमें कुछ डायहाइड्रोपैराडिन है, कुछ नॉन डायहाइड्रोपैराडिन है। कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मूथ मसल टोन और मायोकार्डियल कंट्रैक्शन के अंदर। कैल्शियम की वजह से हमारे पास मसल सेल्स जो हैं वो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, कैल्शियम जो है वो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल से मसल्स के अंदर एंटर होता है। और इसके अलावा कहां से कैल्शियम रिलीज होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया से। कैल्शियम ब्लॉकर एल टाइप कैल्शियम चैनल से बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। कैल्शियम एंट्री ब्लॉक की वजह से मसल रिलैक्स हो जाएगा, आर्टेरियल डायलेशन हो जाएगी, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। रिवर्स इफेक्ट्स क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से CDFGHR, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस और एडिमा, फ्लशिंग, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, हाइपोटेंशन और रिप्लेसमेंट वेरापिमिल की वजह से। कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, सीएनएस डिप्रेशन,
डाइजॉक्सिन रिप्लेसमेंट, एडिमा, फ्लशिंग, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, हाइपोटेंशन और हेडेक, ये सारे हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट हैं, जिसके अंदर से ये जो कॉन्स्टिपेशन वाला एमसीक्यूज है। क्लिनिकल यूज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की है इसकी कैल्शियम मैश, सी cerebral vasospasm, congestive heart failure, angina, migraine, atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, hypertension. Cerebral vasospasm, congestive heart failure, angina, migraine, AFib, supraventricular tachycardia और hypertension. नोट ऑन गोनाथिडीन पिछले भी एक क्वेश्चन में आया था। ये जो है नॉरएपिनेफ्रिन का, नॉरएपिनेफ्रिन जब सेंसिस हो रही है ना, इसको रिलीज नहीं होने देता, इसकी रिलीज को इनहिबिट करता है। इनहिबिट नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज और डिप्लीट करता है नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोर को। साइड इफेक्ट्स क्या हैं हमारे पास? डायरिया, एडिमा, स्वेयर और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ड्रग इंटरेक्शन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट खाते हैं। रैशनल बिहाइंड द यूज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन वेरोडाइलेटर है, उसका एडवर्स इफेक्ट्स भी बताने हैं। जब हम नाइट्रेट पर एडमिनिस्टर करते हैं तो वो साइक्लिक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है, साइक्लिक जीएमपी लेवल को इंक्रीज करती है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज की डिफॉस्फोरिलेशन होती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्लिनिकल यूजेस के अंदर एंजाइना, एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम, प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंजाइना और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है वो हमारे पास ऑब्सोलीट है फॉर एंजाइना। इसके अलावा हमारे पास कंट्राइंडिकेशन माइग्रेन के पेशेंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हॉफ्टी, हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, फेस फ्लशिंग और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, एडिमा। हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, फ्लशिंग, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और एडिमा। व्हाट इज नाइट्रो वेसोडाइलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कौन से जो है नाइट्रेट्स यूज होंगे? क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या यूज इनके साथ एसोसिएटेड है? नाइट्रो वेसोडाइलेटर अल्ट्रा शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट आता है, शॉर्ट के अंदर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट आता है। इंटरमीडिएट के अंदर ओरल नाइट्रोग्लिसरीन आता है और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ट्रांसडर्मल पैच के अंदर अमाइल नाइट्राइट आता है। नाइट्रो वेसोडाइलेटर्स हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज होते हैं, उनमें नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रेट्स हैं। क्लिनिकल प्रॉब्लम्स कौन से? वही हैं हॉफ्टी, हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, फेशियल फ्लशिंग, एडिमा और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। उसके अलावा थायोसाइनाइड और साइनाइड पॉइजनिंग भी हो सकती है नाइट्राइट के यूज के साथ। व्हाट इज द रैशनल फॉर द क्लिनिकल यूज ऑफ मिथाइल डोपा? मिथाइल डोपा टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर यूज होता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम करेगा और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा और बीपी कम होगा। हाइपरटेंशन विद रीनल इनसफिशिएंसी, इसके अंदर कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज नहीं करेगा, ब्लड फ्लो वाइटल ऑर्गन की तरफ डिमिनिश नहीं करेगा, किडनी की तरफ भी ब्लड फ्लो जो है वो डिमिनिश नहीं करेगा। हाइपरटेंशन के अंदर जो ड्रग हम मिथाइल डोपा जब यूज करेंगे उसकी वजह से रीनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो डिमिनिश नहीं होगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में मिथाइल डोपा जो है वो सेफ होती है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज नहीं होता और ब्लड फ्लो वाइटल ऑर्गन यूट्रस वगैरह की तरफ जो है वो डिक्रीज नहीं होता। रोल ऑफ कैल्शियम एंटागनिस्ट इन वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। कैल्शियम एंटागनिस्ट यानी कैल्शियम ब्लॉकर्स जो हैं वो हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमियास के अंदर यूज होते हैं। हाइपरटेंशन के अंदर अल्टा कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है और बीपी कम होता है। एंजाइना के अंदर अल्टा कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से मायोसिन लाइट चेन काइनेज की डिफॉस्फोरिलेशन होती है और मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं। एंटी एरिथमिक के अंदर हमारे पास फेज 0 के अंदर जो डीपोलराइजेशन फेज है उसको डिक्रीज करती है और फेज 4 के अंदर जो मेम्ब्रेन रिटर्न करती है फेज को डिक्रीज करती है। एसिड नोड की और एवी नोड की एक्टिविटी डिक्रीज करती है। रिदम भी बनेगा तो एंटी एरिथमिक हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग ऑफ लाइडोकेइन और उसके स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना है और कॉम्प्लिकेशन लाइडोकेइन बतानी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लाइडोकेइन है ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1B से। इसके अंदर हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक की वजह से एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड दोनों चैनल जो हैं वो ब्लॉक होंगे, तो हमारे पास टिश्यू के अंदर डीपोलराइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगा थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन, लेग्स एक्साइटेबिलिटी होगी जो हाइपॉक्सिक हार्ट मसल होंगे जिनके अंदर हाइपॉक्सिया हुआ होगा। इस तरह से हमारे पास जो एंटी एरिथमिक एक्शन आएगा, एक्शन पोटेंशियल जो है डिक्रीज करेगा। ड्यूरेशन ड्यू टू ब्लॉक ऑफ स्लो सोडियम विंडो करंट्स की वजह से और डायस्ली जो है प्रोलॉन्ग करेगी, एक्सटेंड करेगी द टाइम ऑफ रिकवरी। स्पेक्ट्रम क्या है इसका? वीसीडॉल वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो कि पोस्ट एमआई होगी मायोकार्डियल डिजॉक्सिन, इंड्यूस्ड एरिथमिया, ओपन हार्ट सर्जरी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कार्डियक एरिथमिया का लोकल एनेस्थीसिया। लाइडोकेइन वेंट्रिकुलर एरिथमिया, डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया, ओपन हार्ट सर्जरी, इमरजेंसी के अंदर जो एरिथमियाज को ट्रीट करना कार्डियक को वो और लोकल एनेस्थीसिया। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारे पास सीएनएस टॉक्सिसिटी हो सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से और कार्डियक टॉक्सिसिटी के अंदर कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी हो सकती है। सिल्डेनाफिल जो है वो फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 जो कि ब्लड वेसल के अंदर होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा की इनस की, इसको इनहिबिट करता है। इसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज करेगा, साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज करेगा तो वेसोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करने की वजह से इरेक्टाइल रिस्पांस है वो इंक्रीज करेगा। अगर नाइट्रेट्स यूज करेंगे इसके साथ तो एक्सेसिव फॉल हो सकता है ब्लड प्रेशर में और डेथ भी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम अगर है उस पेशेंट को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्विनिडीन। क्विनिडीन जो है वो हमारे पास सोडियम ब्लॉकर है, 1A से बिलोंग कर रही है। ये हमारे पास क्विनिडीन ओपन और एक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा और रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो ब्लॉक करेगा और इसके अलावा ये हमारे पास पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी, जिससे रीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग करेगी। यूजेस के क्या है? एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमिया स्पेशली आफ्टर एमआई और एट्रियल फिब्रिलेशन ऑफ फ्लटर और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एडवर्स इफेक्ट्स के क्या है? सिंकोनिज्म के अंदर ट्राइएड आता है, टिनाइटिस, हेडेक, जीआईटी डिस्टर्बेंस। इसके अलावा ऑक्यूलर डिसफंक्शन और सीएनएस एक्साइटेशन होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, टॉर्सिडाइटिस डिपॉइंटिस जिसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्यूटी इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। सिंकनिज्म, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपरटेंशन, टॉर्सिडाइटिस डिपॉइंटिस ये हमारे पास क्विनिडीन थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर इन सीसीएफ। सीसीएफ के अंदर जब हम वेसोडाइलेटर कराते हैं तो वीनो डायलेशन से प्रीलोड डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी। सो मैकेनिज्म ऑफ वेसोडाइलेटर इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर जब वेसोडाइलेटर्स देते हैं लाइक नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाइड्रोलाजीन्स वगैरह, ये जो है वीनो डायलेशन कराएंगे, वीनो डायलेशन से प्रीलोड डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड या डाइजॉक्सिन, डिजिटालिस या लेनाटोसाइड्स, इनमें से किसी का भी आए तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास के सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम जो है इंक्रीज करता है। इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीज करता है तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज डिक्रीज करता है। एज रिजल्ट इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी इंक्रीज करता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो इंक्रीज करता है और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम इंक्रीज करता है। मायोसिन लाइट चेन जो एक्शन है मायोसिन का वो इंक्रीज करता है, कंट्रैक्टाइल फोर्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है हार्ट की, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ज्यादा फोर्सफुली जो है वो पंप करेगा। इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिट होने से वेगल एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनुमरेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन और इसको कैसे प्रिवेंट और मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनुमरेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन, हाउ दीज आर प्रिवेंटेड एंड मैनेज। एडवर्स इफेक्ट डिजॉक्सिन के हमारे पास हाइपोक्लीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। कार्डियक इफेक्ट ये होते हैं कि ईसीजी के अंदर एरिथमियाज आते हैं, ईसीजी के अंदर चेंजेस आते हैं।
और ईसीजी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर हैं टीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, टी वेव जो है वो इन्वर्टेड हो जाती है, क्यूटी जो है वो शॉर्टन हो जाता है और एसटी डिप्रेशन होती है। ये ईसीजी के चेंजेस हैं। जीआईटी इफेक्ट नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया आता है, सीएनएस इफेक्ट, कंफ्यूजन, हैलुसिनेशंस आती हैं। ट्रीटमेंट क्या है डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की? सबसे पहले डिजॉक्सिन को स्टॉप करना है, कोलेस्टारामीन देना है ताकि फर्दर डिजॉक्सिन अब्सॉर्ब ना हो, पोटेशियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है। क्रॉनिक केस के अंदर सबसे पहले डिजिटलिस की 1 से 2 डोजेस ओमिट करनी है, पारेंटल पोटेशियम सप्लीमेंट्स देने 5 मिली इक्विवेलेंट तक लेवल मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा ना हो। नॉर्मलाइज करना मैग्नीशियम को। एक्यूट केस में सिर्फ हाइपरकैलेमिया को जो है वो ट्रीट करने की खास जरूरत नहीं होती विद सप्लीमेंटल पोटेशियम। एंटी एरिथमिक ड्रग देनी है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है? फेनिटोइन पहले, फिर लाइडोकेन, फिर प्रोपेनोलॉल और कार्डियोवायन यानी शॉक लगाना है अगर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इनहिबिशन करनी है कार्डियक पेसमेकर की ताकि वो जो है पेशेंट के लिए डेंजरस ना हो। डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज देनी है, फैब फ्रैगमेंट्स जिनको कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट इन क्लिनिकल यूजेस ऑफ डिजॉक्सिन। क्लिनिकल यूजेस के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, एफिब, नोडल एरिथमियास। वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम क्या है? ये एक हार्ट कंडीशन है जिसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे हार्ट का जो है वो रैपिड हार्ट रेट कॉज कराता है या टैकीकार्डिया कॉज कराता है। इस एक्स्ट्रा पाथवे की वजह से इस एक्स्ट्रा पाथवे को एसएसटी पाथवे भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है बाईपास करते हैं नॉर्मल रूट को जो एवी रूट होता है और रैपिड हार्ट बीट जो है वो जनरेट होती है। सिम्पटम्स क्या होते हैं? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं और रैपिड हार्ट रेट के एपिसोड्स होते हैं, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन और फेंटिंग हो सकती है वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। ये कंजेनिटल कंडीशन है, बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकती है और फीटल डेवलपमेंट फीटल जो हार्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर खराबी की वजह से होती है। डायग्नोसिस के अंदर वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम के लिए ईसीजी है और एडिशनल टेस्ट, हॉल्टर मॉनिटर वगैरह और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी है। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास सिवियरिटी ऑफ सिम्पटम के हिसाब से हम इसको और इसको कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। मेडिकेशन जिससे कंट्रोल होंगे एरिथमियास और हार्ट रेट। ग्लाइकोसाइड या डिजॉक्सिन किसके अंदर यूज होगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक्सेप्ट वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम WPWS के अंदर। एफिब, नोडल एरिथमियास। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? एडवर्स इफेक्ट्स डिजिटलिस टॉक्सिसिटी से हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया और हाइपरकैल्सीमिया आ सकते हैं। कार्डियक इफेक्ट्स हमारे पास एरिथमियास आ सकते हैं, ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं, सीएनएस इफेक्ट में कंफ्यूजन, हैलुसिनेशंस वगैरह हो सकती हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के इफेक्ट्स बताने कार्डिक ग्लाइकोसाइड कार्डिक इफेक्ट्स ये हैं कि वेंट्रिकुलर रिजेक्शन इंक्रीज करता है एंड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साइज डिक्रीज करता है, वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज करता है, रीनल परफ्यूजन इंक्रीज करती है, सिम्पैथेटिक टोन डिक्रीज करती है, प्रीलोड और आफ्टर लोड डिक्रीज करता है, जिससे हमारे पास क्रॉनिक कार्डिक फेलियर जो है वो ट्रीट होगा। वेंट्रिकुलर रिजेक्शन इंक्रीज होगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगी एंड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट बेहतर होगा, रीनल परफ्यूजन भी बेहतर होगी, जिससे रीनल फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। आफ्टर लोड और प्रीलोड डिक्रीज कर देगा क्योंकि सिम्पैथेटिक टोन डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है वो पहले पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस आएगा और फिर एरिथमोजेनिक रिस्पांस आएगा। इसमें अर्ली के अंदर क्या आएंगे? पीआर इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग होगा, क्यूटी इंटरवल शॉर्टन होगा और जो टी वेव है वो इन्वर्ट होगी और एसटी डिप्रेशन होगी। टॉक्सिक रिस्पांस की वजह से हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करेगा, कैल्शियम ओवरलोड जब होगा तो डिले आएगा आफ्टर डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से ऑटोमेसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी और टैकीकार्डिया या एफिब होगा। इसकी वजह से ना एक एक्स्ट्रा बीट आएगी, एक नॉर्मल बीट और एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट। अगर ये 1:1 में आएंगी पीवीबी और नॉर्मल बीट कपल होंगी 1:1 में, इस एरिथमिया को बीच में नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिडिल एज्ड मैन जिसकी हिस्ट्री है फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ एंजाइना, मॉडर्न एक्सेशन। जब वो एक्सेशन करता है तो उसको अटैक्स होते हैं एंजाइना का। बीटा नाइट्रेट थेरेपी दी हुई है, इसकी हम अगर करेंगे कैसे हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स को डिक्रीज कर सकते हैं और बीटा ब्लॉकर नाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर कॉम्बिनेशन कैसे देंगे। जो हमारे पास इफेक्टिवनेस इंक्रीज कैसे करेंगे? बीटा ब्लॉकर साथ देने से ये फायदा होगा कि हार्ट रेट जो है डिक्रीज रहेगा, एट्रियल प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज रहेगा एंड सिस्टोलिक प्रेशर भी डिक्रीज रहेगा, कंट्रैक्टिलिटी और इंजेक्शन टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। डिक्रीज इंसिडेंट ऑफ कार्डियक इफेक्ट नाइट्रेट्स की वजह से जो है वो टैकीकार्डिया होगा, बीटा ब्लॉकर जो है वो ब्रैडीकार्डिया करते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट्स में आपस में कंट्राइंडिकेटेड है, आपस में अपोजिट है, तो ये दोनों अपने आप को नलिफाई कर लेंगे। मेंशन टू ड्रग यूज्ड इन PSVT प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और मैकेनिज्म बताना किसी एक का। इसके अंदर हमारे पास कोई भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स लिख सकते हैं, फ्लिकनाइड, लाइडोकेन, एडिनोसिन, वोरापामिल और बीटा ब्लॉकर। लाइडोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लाइडोकेन ग्रुप 1 से है, 1B से है, फास्ट सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके जिसकी वजह से एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो ब्लॉक होंगे और एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर जाएगा इन द हाइपोक्सिक हार्ट सेल्स। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब इंक्रीज करेगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा करंट चाहिए होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। एक्शन पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर जाएगा ड्यूरेशन एक्शन पोटेंशियल का और इस तरह से जो है वो डाइसली इंक्रीज करेगा, रिकवरी का टाइम एक्सटेंड करेगा। ड्रग्स फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, एएफib के लिए हमारे पास ड्रग्स हैं प्रोपेनोलॉल, अमीडानॉन, डिजॉक्सिन और क्विनिडीन। प्रोपेनोलॉल, अमीडानॉन, डिजॉक्सिन और क्विनिडीन। मैकेनिज्म ऑफ फ्लिकनाइड क्या है? ब्लॉक फास्ट सोडियम चैनल। फ्लिकनाइड भी हमारे पास सोडियम ब्लॉकर है और ये हमारे पास ग्रुप 1C से बिलोंग करती है। 1C वाली जो है वो एक्शन पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं छोड़ेंगी, ये सप्रेस करेगी फेज 0 को, पार्किंजी फाइबर, कार्डियल मायोकार्डियल फाइबर से हमारे पास कंडक्शन स्लो हो जाएगी सारे कार्डियक टिश्यू में, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे और एएनएस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है रीजन फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायजॉक्सिन इन एफिब। एफिब के अंदर हम डायजॉक्सिन को क्यों यूज किया? एफिब और एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन के अंदर हमारे पास डिजायरेबल होता है कि हमें कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो करना होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड को एवी नोट पे इंक्रीज करना होता है, इसलिए हम जो है वो एफिशिएंट फिलिंग और रिजेक्शन पैरासिम्पैथेटिक मिमेटिक एक्शन जो है वो डिजॉक्सिन से अकम्प्लिश कर सकते हैं। डिजॉक्सिन के अंदर हमारे पास क्या था? जिससे हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक साइज वगैरह डिक्रीज कर सकते हैं, आफ्टर लोड वगैरह डिक्रीज कर सकते हैं। फिलिंग और रिजेक्शन जो है वो एक रेंज में आएगी और पैरासिम्पैथेटिक मिमेटिक एक्शन जो है अकम्प्लिश हो जाएगा, इसलिए हम डिजॉक्सिन जो है वो एफिब और एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर के अंदर यूज करेंगे। ऑटोनोमिक एक्शन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड इन हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सेम वही है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन बढ़ाते हैं एंड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साइज को डिक्रीज करते हैं, कार्डिक आउटपुट और रीनल परफ्यूजन इंक्रीज करती है, सिम्पैथेटिक टोन जो है वो डिक्रीज करती है, जिससे प्रीलोड आफ्टर लोड कम होता है। Which drug may be useful in a 35-year-old male जो कि न्यूली डायग्नोज है माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में? उसको हम देंगे डाययूरेटिक्स लाइक थायोजाइड, इसके अलावा क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा दे सकते हैं, क्लोनिडीन सेंट्रली एक्टिंग है और मिथाइल डोपा भी सेंट्रली एक्टिंग है, प्राजोसिन दे सकते हैं, प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर है, प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड डाययूरेटिक। थायराइड डाययूरेटिक जो है वो सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन डिस्टल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल को ब्लॉक करता है, जिससे सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी। सोडियम वाटर ज्यादा एक्सक्रीट होंगे तो ईसीएफ कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी कम हो जाएगा। दूसरा, इंट्रासेलुलर सोडियम कम होने से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज ज्यादा होगा तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी और डिक्रीज एक्सक्रीशन होगी। इससे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ज्यादा। और थर्ड ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ज्यादा होगी। इन तीनों मैकेनिज्म के जरिए जो है वो थायराइड डाययूरेटिक्स काम करते हैं। सेलुलर टारगेट्स हमारे पास इस डाययूरेटिक के सेलुलर टारगेट फ्यूरोसामाइड लूप डाययूरेटिक है। इसका सेलुलर टारगेट क्या है और डुआस्पेक्टान है। इसका सेलुलर टारगेट है सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो कि होता है लुकोफेनले में, ये लूप डाययूरेटिक है। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर सल्फोनामाइड हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, सल्फोनामाइड ड्रग्स के साथ एलर्जिक रिएक्शन, सल्फोनामाइड जैसे रिएक्शन हो सकते हैं, हाइपोकैलेमिया, अल्कलोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, और ऑटोटॉक्सिसिटी जो है एथेटानिक एसिड की ज्यादा है देन फुरोसामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लूप डाययूरेटिक है। हाउ लूप डाययूरेटिक्स एक्ट, गिव एग्जांपल ऑफ लूप डाययूरेटिक। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो है वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं लूप डाययूरेटिक्स। सेलुलर पोटेशियम जो है डिक्रीज करेगी, इंट्रासेलुलर पोटेशियम के डिफ्यूज बैक डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगी। पीछे क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। डाययूरेसिस इंक्रीज होगी। एग्जांपल क्या है, फुरोसामाइड, एथेटानिक एसिड, ब्यूमेटाइड, टॉर्सिलामाइड। एथेटानिक एसिड से सबसे ज्यादा क्या था, ऑटोटॉक्सिसिटी। साइनाइड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट, साइनाइड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए हम नाइट्रोप्रोसाइड एक पॉइजन है अगर ओरली देंगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होकर वो साइनाइड बनाएगा। सोडियम नाइट्राइड देंगे इस केस के अंदर, और अमाइल नाइट्राइड, जिसकी वजह से मेथहीमोग्लोबिन बनेगी। मेथहीमोग्लोबिन जो साइनाइड के साथ बाइंड कर जाएगी, साइनोमेथहीमोग्लोबिन बन जाएगी। फिर सोडियम थायोसल्फेट देंगे जो कि साइनोमेथहीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करेंगे थायोसाइनेट में। थायोसाइनेट लेस टॉक्सिक और एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। पहले देंगे सोडियम नाइट्राइड या अमाइल नाइट्राइड, जिससे मेथहीमोग्लोबिन बनेगी। फिर सोडियम थायोसल्फेट देंगे, जिससे साइनोमेथहीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट होगी थायोसाइनेट में और वो एक्सक्रीट हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स आर हेल्पफुल इन एरिथमियास। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास ग्रुप 2 है एरिथमिस ड्रग के अंदर। बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन जो है उससे हमारे पास साइक्लिक एम्प इंक्रीज करती है। बीटा ब्लॉकर से हमारे पास क्या होगा, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुआ, साइक्लिक एम्प इंक्रीज नहीं होगी, ऐसे और एवी नोड की एक्टिविटी जो डिक्रीज हो जाएगी, और फेज 4 जो है एक्शन पोटेंशियल का वो भी कम हो जाएगा उसकी स्लोप। ये बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी है। कंट्राइंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो किस कंडीशन में नहीं दे सकते, 2A है, B C D E। एस्मा में नहीं दे सकते, वेसोस्पास्टिक एंजाइना दे सकते हैं। इसे ब्रैडिकार्डिया हार्ट ब्लॉक है, C से COPD, D से डायबिटीज, E से इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इन कंडीशंस के अंदर बीटा ब्लॉकर्स कंट्राइंडिकेटेड है। राइट डिफरेंट मैकेनिज्म बाय व्हिच अमीडारोन हेल्प्स इन ट्रीटिंग एरिथमिया। अमीडारोन वैसे ग्रुप 3 की ड्रग है, कैल्शियम ब्लॉकर, लेकिन इसका जो एक्शन है वो सारे ग्रुप्स के अंदर आता है। ये हमारे पास पोटेशियम को डिक्रीज करेगी, जिससे फेज 3 एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्लो हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ड्यूरेशन इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ज्यादा होगा, प्रेगनेंसी और वेंट्रिकुलर फाइबर्स का। क्लिनिकल यूज इसका एंजाइना, एरिथमिया और एफिब के अंदर है। साइड इफेक्ट्स इसके BP to HTC, ब्लू पिगमेंटेशन हो जाएगी स्किन की, फोटोटॉक्सिसिटी, लाइट की वजह से जो है वो एलर्जी होगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, हेपेटिक नेक्रोसिस, कार्नियल डिपॉजिट, थायराइड डिसफंक्शन। ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, फोटोटॉक्सिसिटी, थायराइड एब्नॉर्मैलिटीज, हाइपर हेपेटिक नेक्रोसिस, कार्नियल डिपॉजिट, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये प्रोलॉन्ग करती है एक्शन पोटेंशियल को, फोटोसेंसिटिविटी करती है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती है, और कन्वर्जन करती है T4 की T3 में इनहिबिट, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती है, इसकी वजह से हाइपोथायरायडिज्म होती है। एडवांटेजेस लोसार्टन ओवर कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल जो है वो एस इनहिबिटर है, लोसार्टन जो है ये ARB एंजाइम रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसके अंदर हमारे पास कफ नहीं कॉज होगी, जो कि साइड इफेक्ट था कैप्टोप्रिल का, और ब्रैडिकार्डिन के लेवल इफेक्ट नहीं होंगे। What precautions should be observed before initiating therapy with ACE inhibitor? ACE inhibitor जो है वो पोटेशियम के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो पोटेशियम को मॉनिटर करना है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स को देखना है, और इसके अलावा जो है वो एंजियोडीमा यानी एंजियोडीमा, सिंकपी, फर्स्ट डोज के बाद है वो सिंकपी यानी बेहोशी ना हो, इस चीज़ को खास ख्याल रखना है। इनुमरेट कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स। कैल्शियम ब्लॉकर्स के नाम है दिल्तियाज़म, निफाडिपिन, इमलॉडिपिन, कार्डिपिन, फिरापेमिल। डज कैल्शियम ब्लॉकर अफेक्ट स्केलेटल मसल। कैल्शियम ब्लॉकर स्केलेटल मसल को अफेक्ट करेंगे। कैल्शियम ब्लॉकर जो है वो अफेक्ट नहीं करते स्केलेटल मसल को, क्योंकि एल्टा कैल्शियम चैनल स्केलेटल मसल के जो है वो लेस पोटेंट होते हैं और कॉज करते हैं उनकी फ्लैसिडिटी, और स्पेशली ये सिर्फ एक्ट करते हैं स्पेसिफिकली एल टाइप कार्डिक जो स्मूथ मसल होते हैं वहाँ पे। नर्व एंडिंग के ऊपर कैल्शियम के N, P और R टाइप्स चैनल होते हैं, और स्क्रीटरी यूजेस के लिए L टाइप चैनल्स होते हैं, जो कि ये सारे N, P, L, R टाइप्स चैनल्स होते हैं, ये सारे कैल्शियम के लिए कैल्शियम ब्लॉकर के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। सिर्फ कार्डिक जो L टाइप चैनल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। नाइट्रेट पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट। पॉइजनिंग के केस में कुछ भी हुआ है, सांस रुका है, ऑक्सीजन थेरेपी दी, थाइलिन ब्लू दिया जो कि यूनिवर्सल एंटीडोट है। फिर हाइड्रोक्सीकोबालामिन यानी विटामिन B12 देना है, एक न्यू एंटीडोट है ये। ऑक्सीजन थेरेपी इज गिवन टू रिड्यूस सूडो जो साइनोसिस हो गई ना स्किन की, वो उसको रिड्यूस करने के लिए, और प्रोड्यूस मेथहीमोग्लोबिन, जो मेथहीमोग्लोबिन की वजह से हमारे पास सूडो वो हो गई है साइनोसिस, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नेक्स्ट है रैशनल फॉर द क्लिनिकल यूजफुलनेस ऑफ थायराइड डाययूरेटिक इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। थायराइड डाययूरेटिक जो है सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल में। सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ईसीएफ कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी कम होगा। दूसरा मैकेनिज्म ये है इंट्रासेलुलर सोडियम कम होने से कैल्शियम एक्सचेंज ज्यादा होगा, कैल्शियम ज्यादा आएगा। तीसरी चीज ये है हमारे पास ये रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगी। तीन मैकेनिज्म के जरिए हाइपरटेंशन के अंदर थायराइड डाययूरेटिक्स काम करेंगे। नेक्स्ट रैशनल बताना हमने फॉर द यूज ऑफ फुरोसामाइड इन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। फुरोसामाइड लूप डाययूरेटिक है, और फुरोसामाइड ब्यूमेटामाइड, टॉर्सामाइड और एथेटानिक एसिड ये हम पल्मोनरी एडिमा के अंदर यूज करेंगे। इवन ये हाइपोएल्बुमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया वगैरह की कंडीशन हो तब भी ये इंक्रीज कराएगा डाययूरेसिस को। डाययूरेसिस इंक्रीज होने से फ्लूइड ओवरलोड कम होगा, फ्लूइड ओवरलोड जब कम होगा तो फुरोसामाइड जो है वो वीनोडाइलेटर, फुरोसामाइड वीनोडाइलेटर होने की वजह से फ्लूइड भी कम होगा, और इन दोनों की वजह से डाययूरेटिक ऑफ चॉइस है फुरोसामाइड, और पल्मोनरी जो है पल्मोनरी एडिमा के केस में हम यूज करेंगे। थायराइड डाययूरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव। थायराइड डाययूरेटिक सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के ऊपर काम करता है, सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा, ईसीएफ डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा, और बीपी जो है वो डिक्रीज करेगा। इनुमरेट थायराइड डाययूरेटिक और डिस्क्राइब करने हैं इनके क्लिनिकल यूजेस। हाइड्रोक्लोराइड, क्लोथैलिडोन, इंडापामाइड ये हमारे पास थायराइड डाययूरेटिक्स है। क्लिनिकल यूजेस इनके हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोलिथियासिस, कैल्शियम स्टोन वगैरह। इसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, कैल्शियम स्टोन की एक्सक्रीशन को ये डिक्रीज है। नेक्स्ट है नेम डाययूरेटिक दैट इनहिबिट स्पेसिफिक रीनल एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। लूप डाययूरेटिक इंक्लूडिंग फुरोसामाइड, ब्यूमेटामाइड, एथेटानिक एसिड ये डिक्रीज करेंगे।
हैज डाययूरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स सल्फोनामाइड हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडेमिया, सारी चीजें हाइपर में सिवाय हाइपोकैलेमिया के। कैल्शियम भी बड़ा, यूरिक एसिड भी, ग्लूकोज भी और लिपिड्स भी। नेक्स्ट है रिफ्रेक्ट। डाययूरेटिक की रेजिस्टेंस क्यों आती है, वो रीजंस। डाययूरेटिक्स की जो नंबर एक फेलियर टू जो हमारे पास डाययूरेटिक है वो ट्यूबुलर साइट पे नहीं पहुंच रही, नंबर एक ये हो सकता है। नंबर दो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम है। नंबर तीन कई एनसेड्स यूज कर रहा है जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस कम है और रीनल वेजोकंस्ट्रक्शन हुई है। नंबर चार रीनल ट्यूबुलर एडाप्टेशन हुई है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। नंबर पांच सियाद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच एक्सक्रीशन है जिसकी वजह से ईसीएफ और आईसीएफ की रेशियो और एडीएच एंटागनिस्ट को दिया हुआ है। सही नंबर क्लास 2 एंटी बीटा ब्लॉकर्स जो प्रोपेनोलॉल, एसमिट्रोलॉल, एस्मोलॉल। क्लिनिकल यूजेस के क्या है, एमआई की प्रोफाइलैक्सिस के लिए सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए एस्मोलॉल। राइट ऑन टू क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लूप डाययूरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स। क्लिनिकल यूजेस पहले बताएं, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, रिफ्रैक्टरी एडिमास, एक्यूट रीनल फेलियर, एनाइन ओवरडोज, हाइपरकैल्सीमिक स्टेट। पल्मोनरी एडिमा, रिफ्रैक्टरी एडिमा, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एनाइन ओवरडोज और हाइपरकैल्सीमिक स्टेट्स। और एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर सल्फोनामाइड, हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपोकैलेमिया और बाकी सारी चीजें हाइपर में जानी है। हाइपर मैग्नीस ये पीछे मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे सारी चीजें हाइपर में नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया और बाकी हाइपर में, यूरिसीमिया, ग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडेमिया। और जैसे यहाँ लिखा है हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपोकैलेमिया, अल्कलोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया, हाइपरयूरिसीमिया और ऑटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट जनरल प्रैक्टिशनर है, उसने डिसाइड किया है 65 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको निफाइडिकिन यानी कैल्शियम ब्लॉकर देना है। अब क्या रिस्क है, क्या इसके अंदर रिस्क है? रिस्क ये है कि उसको रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, हाइपोटेंशन और कैल्शियम ब्लॉकर्स की वजह से हमारे पास CDEFGH इसका वो था, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, कार्डिक डिप्रेशन, एडिमा, फेशियल फ्लशिंग, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया और हाइपोटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ 60 ईयर ओल्ड फीमेल विद CCF राइट स्पेसिफिक इंडिकेशन। डिजॉक्सिन देना, स्पेसिफिक इंडिकेशन बतानी है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए उसको डिजॉक्सिन दिया है। व्हाट एज डू दे हैव और डिजॉक्सिन। डिजिटैलिस के बेनिफिशियल इफेक्ट ये हैं कि सिस्टोलिक ड्यू टू सिस्टोलिक टाइप डिसफंक्शन A5 के अंदर बीटा ब्लॉकर साथ इसलिए देना है एडजंक्टिव टू डाइऑक्सिन ताकि हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल रहे। और डिजिटैलिस कैसे स्लो करता है वेंट्रिकुलर रेट को, बाय इंक्रीजिंग पैरासिम्पैथेटिक टोन, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इंक्रीज करके स्लो कर देता है वेंट्रिकुलर रेट को, इससे इंप्रूव होती है कंट्रैक्टिलिटी और कंट्रोल भी हो जाता है रेट। तो दोनों को कंबाइन करके देने से हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विद A5 और रैपिड वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट 40 ईयर ओल्ड लेडी रिपोर्टेड टू योर क्लिनिक विद अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस। उसको लुक उसकी हेल्दी थी, मॉडरेटली ओवरवेट थी, हाइपरटेंशन है 150/100, कोलेस्ट्रॉल और HDL वगैरह, फास्ट शुगर ये सब कुछ नॉर्मल है। जनरल मेयर्स क्या करेंगे, कौन सी ड्रग एडवाइस करेंगे उसको? जनरल मेयरमेंट में उसको ये करेंगे कि उसकी ओबेसिटी की ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग करेंगे, उसको स्मोकिंग के लिए डिस्करेज करेंगे, उसको एक्सरसाइज के लिए और सॉल्ट रिडक्शन कराएंगे उसकी 4.4 ग्राम पर डे तक। और ड्रग चॉइसेस के अंदर इनिशियल ड्रग चॉइसेस की अगर हम बात करें, अगर पेशेंट जब 55 से कम है और नॉन ब्लैक है तो हमने एस इनहिबिटर यानी कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल वगैरह से वगैरह से स्टार्ट करना है। उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो एंटागनिस्ट हैं वो देने हैं। अगर स्टेज 2 ड्रग चॉइस लेनी है तो उसके अंदर एस इनहिबिटर के साथ या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने हैं। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉलरेट नहीं कर रहा पेशेंट तो साथ में बीटा ब्लॉकर्स इनिशिएट करा सकते हैं। स्टेज 3 के लिए एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और थायराइड डाययूरेटिक, क्लोरथैलिडोल, डोपामाइड। और स्टेज 4 के लिए एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायराइड डाययूरेटिक और साथ में एक और डाययूरेटिक भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। स्टेज 4 हाइपरटेंशन, स्टेज 4 जो अगर ड्रग्स अगर काम नहीं कर रही, स्पाइरोनोलैक्टोन टाइप। अगर डाययूरेटिक्स की हाई डोज टॉलरेट नहीं हो रही तो अल्फा बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। अगर जो पेशेंट है वो 55 से ज्यादा का है, ब्लैक पर्सन और अफ्रीकन है तो उसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। पोटेशियम ब्लॉकर, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक टॉक्सिक इफेक्ट बताने, पोटेशियम स्पेयर हो रहा है तो हाइपरकैलेमिया होगा तो साथ में पोटेशियम अगर ज्यादा तो हाइड्रोजन जो है वो भी ज्यादा होगा, एसिडोसिस हो जाएगी और एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स आएंगे। 45 ईयर ओल्ड नॉन डायबिटिक पेशेंट जिसने ग्रेजुअली उसका रीनल फंक्शन शट डाउन हो रहा है, उसको एस इनहिबिटर पे डाला है। इसकी सिलेक्शन क्यों की हमने कि एस इनहिबिटर क्यों देना है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या आएंगे। एस इनहिबिटर हमने इसलिए लिया क्योंकि वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर यूज हो सकता है, प्रोटीन यूरिया चाहे हो रहा है, चाहे रीनल फंक्शन जो है वो कम है, लेकिन ये जो है रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा। एस इनहिबिटर एफरेंट आर्टरियोल की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, कैपिलरी प्रेशर को डिक्रीज करेगा। और ये कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल जो है इनके एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर प्रोटीन यूरिया है, एंजियोडेमा है, ड्राई कफ है, हाइपरकैलेमिया और हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 ईयर ओल्ड मैन है जिसको प्रीकॉर्डियल पेन है, लेफ्ट शोल्डर की तरफ भी जा रही है, मॉडरेट एक्सरसाइज के बाद भी है, 5 से 10 मिनट में पेन है, जब वो रेस्ट करता है तो ठीक हो जाती है, उसको स्टेबल एंजाइना है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट होगा विद बीटा ब्लॉकर। अगर बीटा ब्लॉकर जो है वो इंटॉलरेंट है, कंट्राइंडिकेटेड है, हार्ट रेट जो है वो 60 से ज्यादा आ रहा है, 60 बीट पर मिनट से, तो हमने विब्रेडिन पे स्विच करना है। बीपी अगर नॉर्मल कंट्रोल हो गया 145 90 से लेस है, या अगर बीपी जो है वो ये विब्रेडिन पे स्विच हो गया, ठीक है। अगर बीपी जो 145 90 से ज्यादा है तो कैल्शियम एंटागनिस्ट, कैल्शियम ब्लॉकर देना है। और अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा कैल्शियम एंटागनिस्ट देने पे भी तो पेशेंट को साथ में निकोरेंडल, डाइहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम एंटागनिस्ट में देना है और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट और रेनोलाजीन ऐड करना है कि अगर 60 से कम है बीट्स तो निकोरेंडल ऐड करना है, डाइहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम एंटागनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट विद एवरेडिन। वो था अगर बीटा ब्लॉकर टॉलरेट नहीं करा। अगर बीटा ब्लॉकर चल रहे हैं, उसको बीटा ब्लॉकर दिया, सिम्टम कंट्रोल नहीं हुए, बीट्स जो है 60 से ज्यादा हैं तो एवरेडिन ऐड करेंगे। अगर 60 से कम है तो सीधा ये डायरेक्ट एंड वाला स्टेप आएगा, निकोरेंडल, डाइहाइड्रोपैरिडीन और कैल्शियम एंटागनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट और रेनोलाजीन ऐड करेंगे। इंग्लिश टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हेपरिन। हेपरिन जो है वो हमारे पास ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, इंक्लूडिंग पेन भी हो सकती है, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है कट से और गम से, नोज से, और मेंस्ट्रुअल पीरियड प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, ब्रूजिंग ईजी हो जाएगी, डार्क यूरिन, ब्लैक स्टूल्स आएंगे क्योंकि ब्लड जो है वो स्टूल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, स्वेयर हेडेक होगी, स्वेयर डिजीनेस होगी, बैड रिएक्शन हो सकते हैं हेपरिन के, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको हिट कहा जाता है, इसके वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। पेन हो सकती है लेग्स में, आर्म्स में, लॉस ऑफ फीलिंग हो सकती है, कलर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, लेग्स, आर्म वगैरह के, चेस्ट पेन हो सकती है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट, कंफ्यूजन, वीकनेस, स्लर्ड स्पीच, विजन चेंजेस। इसके अलावा बोन पेन, बोन्स जो है वो इजीली ब्रेक हो सकती हैं। हेपरिन की वजह से ढेर सारे रिएक्शन है, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, हिट हो सकता है, आर्म वगैरह के कलर्स चेंज हो सकते हैं, पेन हो सकती है, बोन ब्रोकन हो सकती है। 65 ईयर ओल्ड मैन है
जिसने कंप्लेन की है प्रीकॉर्डियल पेन की, जो कि सेम वही क्वेश्चन है और इसका भी सेम वही ट्रीटमेंट है। बीटा ब्लॉकर इंटॉलरेंट या कंट्राइंडिकेटेड वाली कंडीशन में है तो हमने देखना हार्ट रेट 60 से ज़्यादा है या 60 से कम है। 60 से कम है तो डायरेक्ट निकोरेंडल, डायड्रोपेरिडिन, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स देने हैं। अगर 60 से ज़्यादा है तो एविब्राडीन देना है और उसके बाद अगर बीपी 140 पे 90 है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो कैल्शियम एंटागोनिस्ट देना है, दिल्तियाज़म पे स्विच करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा कंट्रोल तो निकोरेंडल, डायड्रोपेरिडिन, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, एम्लॉडिपिन नहीं ऐड करना और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट और रेनोलाजिन ये ऐड करने हैं। अगर बीटा ब्लॉकर वो खा सकता है तो बीटा ब्लॉकर लेगा। बीटा ब्लॉकर के अंदर भी दो कंडीशन है, 60 बीट से ज़्यादा, 60 बीट से कम। ज़्यादा ले रहा है तो एविब्राडीन ऐड करना है, ज़्यादा आ रही है तो एविब्राडीन, अगर कम आ रही है तो सीधा यही आएगा एंड स्टेप जिसके अंदर निकोरेंडल, डायड्रोपेरिडिन, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट और रेनोलाजिन ये ऐड करेंगे। तो फिर से हेपरिन के टॉक्सिक इफेक्ट्स में ब्लीडिंग हो सकती है, कट से, गम से, ब्रूजिंग इजी होगी, डार्क यूरिन, ब्लैक स्टूल, हेडेक होगा, हिट हो सकता है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेन लॉस हो सकता है, फीलिंग लॉस हो सकता है, चेंजेस चेस्ट पेन होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होगी, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। नेक्स्ट है 50 ईयर ओल्ड मैन कम टू ओपीडी जिसका बीपी था 150/95। उसको एडवाइस किया डॉक्टर ने लो सॉल्ट डाइट और उसने बजाय डाइट लेने के ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हुआ। अब 4 ग्रुप में बताने हैं जिससे उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल, चारों ग्रुप मोनोथेरेपी के तौर पर यूज हो सके। एस इनहिबिटर देंगे सबसे पहले, यहाँ फिर एआरबी, यहाँ फिर बीटा ब्लॉकर, यहाँ फिर कैल्शियम ब्लॉकर। इनमें से कौन से 2 ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास प्रेफर किए जाएंगे हाइपरटेंशन विद डायबिटीज के केस में? नंबर 1 इसमें से एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर किसके प्रेफर किया जाएगा? डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करता है। इससे हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक होगा, AT1 रिसेप्टर कम स्टिमुलेट होंगे, एल्डोस्टेरोन कम होगा, जिससे हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी प्रिवेंट होगी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से कैल्शियम एंट्री कम होगी, स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे, एट्रियल डायलेशन होगी, बीपी कम होगा और इसके लिपिड्स वगैरह पे कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइना ऑफ एफर्ट, उसको जो है वो मेटाप्रोलॉल दिया है, बीटा ब्लॉकर दिया है। इंग्लिश बेनिफिशियल और डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है बीटा ब्लॉकर के? नंबर 1 कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स आते हैं प्राइमरीली, ये हार्ट रेट को स्लो करेगा, हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करेगा, जिससे एंजाइना पेक्टोरस रिलीज होगा। दूसरा ये हमारे पास कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा, रेनिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेगा बाय एक्वासिमा की डिक्रीज करने से, प्रोडक्शन को। और कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं उनकी बीटा मिमेटिक एक्टिविटी होती है, उसके अंदर इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। ये सारे इसके एडवांटेजेस और डिलीटेरियस इफेक्ट्स के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का एग्रेवेशन हो सकती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, उसकी एग्रेवेशन हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी, एस्मा की एग्रेवेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाए, ल्यूपस लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, फाइब्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा रिबाउंड सिम्टम्स आ सकते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बीटा ब्लॉकर बीटा की कार्डिया के, ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशंस, जो ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशन बीटा ब्लॉकर की हो सकते हैं उससे भी ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो सकता है, और ओवरडोज या एक्सीडेंटली या वॉलंटरली ओवरडोज की वजह से हाइपोटेंशन और हार्ट ब्लॉक हो सकता है। क्वेश्चन इज व्हिच ड्रग इज कंबाइंड विद बीटा ब्लॉकर टू करेक्ट डिलीटेरियस इफेक्ट? इनके साथ हम नाइट्रेट्स ऐड करेंगे, नाइट्रेट्स क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर करते हैं, दोनों के इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट थायराइड डाययूरेटिक एडवर्स इफेक्ट, सल्फोनामाइड, हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट मेल जिसको माइल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ब्रीथलेसनेस है, स्वोलन एंकल्स है यानी एडिमा भी है, इन सब की वजह से उसने बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड यानी थायराइड डाययूरेटिक है वो 10 मिलीग्राम डेली प्रेस्क्राइब्ड है। सून आफ्टर ट्रीटमेंट ही फेल्ट यूजुअली फटीग्ड और लेथार्जिक। क्यों? क्वेश्चन है व्हाई ही वाज ब्रीथलेसनेस एंड स्वोलन एंकल। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट जो है वो अनेबल होता है टू पंप सफिशिएंटली, जिसकी वजह से बैकवर्ड पूलिंग हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से एडिमा होता है, स्वोलन एंकल हो जाते हैं, और फ्लूइड जो है वो लंग्स के अंदर भी कम्युलेट होता है, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होती है। व्हाई थायराइड डाययूरेटिक इस बंदे को प्रिस्क्राइब की गई है? थायराइड डाययूरेटिक सोडियम क्लोराइड ब्लॉकर है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, ईसीएफ कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी कम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 इसलिए इंट्रासेलुलर सोडियम कम होगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज ज्यादा होगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, एक्सक्रीशन डिक्रीज होगी। तीसरा रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा थायराइड डाययूरेटिक, जिससे वेसोडाइलेशन होगी। अल्टरनेटिव ड्रग इसको पोटेशियम स्टीयरिंग डाययूरेटिक यानी स्पाइरोनोलैक्टोन टाइप दे सकते हैं। पॉसिबल कॉज क्या है? पेशेंट के फटीग और लेथार्जी की, और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज जो हाइपोकैलेमिया, अल्कलोसिस और हाइपरकैल्सीमिया वगैरह आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसकी वजह से पेशेंट को लेथार्जी हो रही है। तो हम करेक्ट कैसे करेंगे? नंबर 1 तो दवाई छोड़ेंगे, नंबर 2 हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट करेंगे रिफिल करके, ओरल फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 ग्रुप्स ऑफ ड्रग कॉमनली यूज्ड इन एंजाइना ऑफ एफर्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एंटी एंजाइनल इफेक्ट, और व्हिच ग्रुप आर कंट्राइंडिकेटेड इन वेसोस्पास्टिक एंजाइना। तो एंटी एंजाइनल ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। नाइट्रेट्स के अंदर आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्राइड, नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्राइड होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर एसब्यूटेरोल, एथिनोलोल, मेटप्रोलोल, प्रोपानोलोल। कैल्शियम ब्लॉकर के अंदर एम्लोडिपिन, दिल्तियाज़म, फेनोल्डोपिन, फिलिडोपिन, निकार्डिपिन, नेफालिपिन, वेरापिमिल। नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि कोरोनरी आर्टरी की वेसोकंस्ट्रक्शन को डिक्रीज करते हैं, वेसोडाइलेटर्स हैं, परकशन ऑफ पेरिकार्डियम को इंक्रीज करते हैं, रिलैक्स करते हैं कोरोनरी आर्टरी को, परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियम को इंक्रीज करते हैं बाय रिलैक्सिंग कोरोनरी आर्टरी। इसके अलावा वेन्स को रिलैक्स करते हैं, प्रीलोड को डिक्रीज करते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जैसे निट्रोग्लिसरीन जो है वो ग्लिसराइल नाइट्राइड है, रिलैक्स करती है स्मूथ मसल को और कन्वर्ट होती है इंट्रासेलुलर कन्वर्जन टू नाइट्राइट आयन, फिर कन्वर्ट होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज करता है, एलिवेटेड साइक्लिक जीएमपी की वजह से मायोसिन लाइट चेन काइनेज डीफॉस्फोराइलेट होती है, जिसकी वजह से मसल रिलैक्सेशन होती है। बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे ऑन द हार्ट, जिसकी वजह से रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स जो है वो रिड्यूस होंगे, सप्रेशन होगी, सप्रेस द एक्टिवेशन ऑफ हार्ट बाय ब्लॉकिंग B1 रिसेप्टर। इससे हार्ट का वर्क रिड्यूस होगा, हार्ट रेट, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट और बीपी ये सब कुछ कम होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो हमारे पास उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके तो वो मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। कैल्शियम जो है मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए जरूरी होती है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज होता है स्कीमा की वजह से। इससे जो है एटीपी की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, एनर्जी स्टोर डिप्लीट होते हैं और वर्सन हो जाता है स्कीमिया। कैल्शियम ब्लॉकर्स क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं कैल्शियम की एंट्री इनटू द कार्डिक सेल और स्मूथ मसल ऑफ कोरोनरी वेसल्स, जिससे हमारे पास एट्रियल वेसोडाइलेशन होती है और वैस्कुलर रेजिस्टेंस स्मूथ मसल टोन कम हो जाती है। वेसोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, क्योंकि वेसल्स जो है वो वैसे स्पास्टिक हैं, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट है 70-year-old मेल पेशेंट कंप्लेन अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, बीपीएच का पेशेंट है, सर्जरी नहीं कराना चाह रहा, क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, 2 एग्जांपल बतानी है, इंडिकेशन बतानी है, एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं इस ग्रुप के। उसको हम देंगे अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर के अंदर पैराजोसिन, टराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, सिम्पैथेटिक कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करेंगे, जिससे हमारे पास स्मूथ मसल ऑफ प्रोस्टेट जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे। पैराजोसिन, टराजोसिन, डॉक्साजोसिन जो है वो मोस्ट ऑफ देयर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो कैसे आते हैं, बाय ब्लॉकिंग A1 रिसेप्टर आर्टियोल रिन्यूअल के। इंडिकेशन हाइपरटेंशन, बीपीएच है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। इनमेरेट 4 क्लिनिकल कंडीशन ऑफ लूप डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक पहले बहुत दफा डिस्कस हो, इंडिकेशंस के अंदर पल्मोनरी एडिमा आएगा, हाइपरकैलेमिया आएगा, एक्यूट रीनल फेलियर और एनाइन ओवरडोज। साइड इफेक्ट में मेटाबॉलिक हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। 50-year-old पेशेंट है जिसको कंप्लेन है फ्रीक्वेंट हेडेक की, ओपीडी में आया वो और उसकी रिवील है कि बीपी जो है वो उसको 160/100 है। 4 ग्रुप्स बताने हैं जो फिजिशियन उसको इनिशियली स्टार्ट करा सकता है। हाइपरटेंशन के लिए नंबर 1 वेसोडाइलेटर्स हो सकते हैं, वेसोडाइलेटर के अंदर ओल्डर वेसोडाइलेटर लाइक हाइड्रालाजीन, कैल्शियम ब्लॉकर लाइक निफेडिपिन, प्रोपेनोलॉल, नहीं पारेंटल वेसोडाइलेटर नाइट्रोप्रोसाइड, ये यूज हो सकते हैं। दूसरा यूज हो सकते हैं एंजियोटेंसिन के एंटागनिस्ट, एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लोसार्टन, कैंडिसार्टन, इल्बिसार्टन। इसके अलावा रेनिन इनहिबिटर, एलेस्काइरिन यूज हो सकता है। इसके अलावा सिम्पैथोप्लेजिक ड्रग्स यूज हो सकती हैं जिसके अंदर अल्फा बीटा रिसेप्टर के ब्लॉकर लाइक पैराजोसिन और प्रोपेनोलॉल। इसके अलावा वो ड्रग जो सीएनएस अफेक्ट करेंगी लाइक मिथाइल डोपा क्लोनिडीन, जो गैंग्लियन ब्लॉकर है हेक्सामेथोनियम, और जो नर्व टर्मिनल को ब्लॉक करेंगी स्टोर रिलीज गुआनिथिडीन और इज़ापीन। लास्ट ग्रुप जो है वो डाययूरेटिक, सिम्पैथोप्लेजिक, वेसोडाइलेटर्स और एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट वगैरह यूज होंगे इन द हाइपरटेंशन के कंट्रोल में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दीस ग्रुप एडवर्सली अफेक्ट करेगा लिपिड प्रोफाइल। अल्फा ब्लॉकर जो है अल्फा रिसेप्टर को अफेक्ट करते हैं जिससे वेसो कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट होती है, वेसो डायलेशन होगी तो प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल वगैरह जो है रिलैक्स हो जाएंगे। बीटा ब्लॉकर कार्डियक स्टिमुलेशन को रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, और रीनिन को रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वेसोडाइलेटर एक्शन होगा। वरापेमिल और दिल्तियाज़म कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेंगे, कैल्शियम को रिड्यूस करेंगे जिससे कार्डियक रेट और आउटपुट डिक्रीज होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। निफेडिपिन, एमलोडिपिन और डायहाइड्रोपेरिडीन ये भी कैल्शियम ब्लॉकर है और ये वेस्कुलर ज्यादा एक्ट करते हैं। डायहाइड्रोपेरिडीन के अंदर निफेडिपिन, एमलोडिपिन ये डायहाइड्रोपेरिडीन्स हैं। कैल्शियम चैनल जो वेस्कुलर है उनको ज्यादा ब्लॉक करते हैं, देन कार्डियक कैल्शियम चैनल्स। और उसके अलावा हाइड्रोलाजीन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, वेसोडाइलेशन कॉज करेगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा। मिनॉक्सिडिल पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस स्मूथ मसल की डिक्रीज होगी। पैरेंटल एजेंट के अंदर नाइट्रोप्रोसाइड, फिनाल्डोपाम डाइऑक्साइड और लाबिटोलॉल है, ये जो है नाइट्रोप्रोसाइड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा, फिनाल्डोपाम D1 को एक्टिवेट करेगा, डाइऑक्साइड पोटेशियम चैनल ओपन कराएगा और लाबिटोलॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर है। इन सब के जरिए जो है हमारे पास वेसोडाइलेशन वगैरह होगी। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल वगैरह दे सकते हैं और दूसरे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे सकते हैं। इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लोसार्टन, कैंडिसार्टन, इल्बिसार्टन ये दे सकते हैं, इसका भी सेम एस इनहिबिटर वाला फंक्शन होगा। रेनिन इनहिबिटर, एलेस्कारिन दे सकते हैं जिससे रेनिन भी रिलीज नहीं होगा, एंजियोटेंसिन वाला चक्कर नहीं चलेगा। लिपिड प्रोफाइल पे बीटा ब्लॉकर का इफेक्ट है। बीटा ब्लॉकर जो है वो ट्राइग्लिसराइड और लिपिड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, एचडीएल को कम करते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर एचडीएल टू एलडीएल रेशियो को इंक्रीज करते हैं, थायराइड डाययूरेटिक्स एलडीएल को इंक्रीज करते हैं। नेम अ ड्रग इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड इट्स इफेक्ट, कार्डियक इफेक्ट अलोंग विद द टॉक्सिसिटी। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज आफ्टर एमआई को ट्रीट करने के लिए री एंट्री को इनहिबिट करेंगे, री एंट्री को इनहिबिट करेगा थ्रू एमिडोरॉन, लाइडोकेन, प्रोकेन, अमाइड और कार्डियोवेयन, डीसी कार्डियोवेयन करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास आईसीडी एक्यूट ट्रीटमेंट के अंदर ये करेंगे, क्रॉनिक ट्रीटमेंट के अंदर आईसीडी विद और विदाउट अमिडोरॉन करेंगे, अमिडोरॉन क्लास 3 ग्रुप है। इसके अलावा वीटेक यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट चेंज, इसके अंदर हमारे पास डैड्स ट्रिगर्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्यूट ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर, वैरापेमिल और एडिनोसिन देंगे, और क्रॉनिक ट्रीटमेंट के अंदर वैरापेमिल और बीटा ब्लॉकर। वी5 के अंदर माइक्रो रीएंट्री को इनहिबिट करेंगे जो अनस्टेबल एंजाइना कॉज कर रही है, सॉरी एरिथमियाज कॉज कर रही है। सबसे पहले D5 करेंगे एक्यूट में, अमिडोरॉन देंगे, लाइडोकेन, प्रोकेनामाइड यूज करेंगे। इसके अंदर आईसीडी विद और विदाउट अमिडोरॉन देंगे क्रॉनिक ट्रीटमेंट के अंदर। कार्डियक इफेक्ट्स लाइडोकेन के क्या है, लाइडोकेन जो है वो ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, ग्रुप 1B का पार्ट है ये, एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करेगा Purkinje फाइबर्स वगैरह के, और ईसीजी पे नॉर्मल साइनस में लिटिल इफेक्ट आएगा ईसीजी के ऊपर। टॉक्सिसिटी लाइडोकेन की जो है वो लीच कार्डियोटॉक्सिक है, लार्ज डोजेस में पेशेंट को दिया जा सकता है विद हार्ट फेलियर। लाइडोकेन जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करा सकता है। लाइडोकेन का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स दूसरे एनेस्थेटिक्स की तरह जो है, दूसरे एनेस्थेटिक की तरह इसका भी हमारे पास एक साइड इफेक्ट है, वो क्या है, वो है हमारे पास पैरेस्थीसिया, ट्रेमर, नोजिया ऑफ सेंट्रल रीजन, इसके अलावा लाइट हेडेडनेस, हियरिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है। एनमरेट बीटा ब्लॉकर व्हिच कैन बी गिवन इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर, और उसका मैकेनिज्म क्या होगा। बीटा ब्लॉकर सारे यूजफुल नहीं होते, लेकिन बिसोप्रोलोल, कार्बिडोल, मेटाप्रोलोल, नेबिवोलोल जो है वो रिड्यूस करते हैं मॉर्टेलिटी को। बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो कैसे होते हैं, एटेनुएशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड सिंपैथेटिक ड्राइव, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्टिव हुआ है हार्ट फेलियर के अंदर, तो उसको कम करके तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं। यूजफुल हैं इवन नेगेटिव, अगर इनका नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट भी है ना तब भी हमारे पास जो है यूजफुल होते हैं। बीटा ब्लॉक ये प्रिवेंट करेंगे कार्डियक स्टिमुलेशन को, मेटाप्रोलोल, कार्बिडोल, नेबिवोलोल ये जो है प्रिवेंट करेंगे कार्डियक स्टिमुलेशन को, रिड्यूस करेंगे रेनिन के रिलीज को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल एज्ड मैन जो कि प्रेजेंट हुआ है, ब्लड प्रेशर उसका 150/100 का, फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, एमलोडिपिन दिया है उसको 5 mg ट्वाइस, एमलोडिपिन मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है एमलोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। कार्डियोवास्कुलर यूजेस बताने हैं, मैकेनिज्म ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट बताना है। हाइपरटेंशन के अंदर होता है, हाइपरटेंशन के अंदर कैसे होता है, कैल्शियम चैनल जो हार्ट होते हैं उनको और ब्लड वेसल्स पे उनको ब्लॉक करता है, सेंट्रल सेलुलर कैल्शियम जो है डिक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी जिससे बीपी कम होगा। एंजाइना के अंदर अल्फा कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे, स्मूथ मसल्स जो हैं वहाँ पे कैल्शियम रिड्यूस होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है वो डीफॉस्फोराइलेट होगा तो उससे हमारे पास मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। एंटी एरिथमिक कैसे है, ये ब्लॉक करेगा स्लो कार्डियक कैल्शियम चैनल्स को, जिससे फेज 0 यानी डीपोलराइज्ड फेज और फेज 4 जो है मेम्ब्रेन रेस्टिंग की तरफ रिटर्न जो है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज एवी नोड और एस नोड की एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50-year-old मैन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सर्शन वगैरह पे, वायरल इलनेस दिया है, डायग्नोसिस क्या है, कार्डियोमायोपैथी सेकेंडरी टू वायरल इन्फेक्शन और स्टेज C हार्ट फेलियर है। फिरोसामाइड दी है उसे, फिरोसामाइड लूप डाययूरेटिक है।
40 मिलीग्राम ट्वाइस और डाइजॉक्सिन दिया डेली। इस थेरेपी के ऊपर ही इज लेस शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड एक्सर्शन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन? क्वेश्चन ये है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम होता है। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज कम होता है तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करता है। कैल्शियम जो है वो हमारे पास स्मूथ एंड मैग्नेटिक से भी आ रहा होता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा, मायोसिन ज्यादा एक्टिवेट होगा और कंट्रैक्टाइल फोर्स इंक्रीज करेगी। इंडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम की इनहिबिशन से वेगल इंक्रीज जो है, वेगल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हाउ इट इंप्रूव कार्डिक परफॉर्मेंस एंड इसके इफेक्ट। कार्डिक इफेक्ट्स क्या आते हैं? वेंट्रिकुलर रिजेक्शन इंक्रीज करता है, एंडोस्लिक डायस्लिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है, रीनल परफ्यूजन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है, सिम्पैथेटिक टोन और आफ्टरलोड प्रीलोड डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो हैं वो अगली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आते हैं जो कि ईसीजी के ऊपर आते हैं। पीआर इंटरवल और पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग करता है, टी वेव इन्वर्ट करती है, क्यूटी सेगमेंट जो है वो शॉर्टन होता है, एसटी डिप्रेशन होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज रैशनल फॉर यूज ऑफ फिरोसामाइड इन दिस पेशेंट। फिरोसामाइड हम जो है वो लूप डाययूरेटिक है, लूप डाययूरेटिक सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास डायूरेसिस एक्शन आएगा, वेनोडाइलेशन होगा, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर होगा, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर रिटेंशन और प्रीलोड जो है वो कम होगा और पल्मोनरी एडिमा वगैरह जो है वो ट्रीट होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। कॉमन मैकेनिज्म ऑफ राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रिवर्स इफेक्ट। सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इनहिबिट होगा, इसकी वजह से इंट्रासेलुलर पोटेशियम कम होगा, पैसिव पोटेंशियल कम होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कम रिएब्सॉर्ब होंगे, डायूरेसिस होगी। एडवर्स इफेक्ट सल्फोनामाइड हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपोकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और ऑटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 ईयर ओल्ड मैन है, वेल कंट्रोल्ड है, केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अपने दोस्त को मिलने जाता है और अपनी मेडिसिन भूल गया और मेडिसिन ही इज एडमिनिस्टर्ड पिंक फ्रॉथी स्पुटम, उसको इमरजेंसी है कि गैस डिस्निया पिंक फ्रॉथी स्पुटम है, उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया गया है फ्यूरोसामाइड का, जिससे इंप्रूवमेंट आई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरोसामाइड बताना है, सेम यही क्वेश्चन है जिसके अंदर डायूरेटिक्स का एक्शन है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल पे एक्ट करेगा, इंट्रासेलुलर पोटेशियम कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो कम रिएब्सॉर्ब होंगे, डायूरेसिस होगी।